हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी, क्लास 7 लेसन 1, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। ओके, पार्ट 1 में हमने इसके कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं। आज हम यहाँ पे ये न्यू टॉपिक्स पढ़ेंगे। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, द वैल्यू ऑफ पेपर, न्यू एंड सोशल पॉलिटिकल ग्रुप्स, कास्ट सिस्टम, स्पिनिंग व्हील्स और ऐसे ही कुछ अलग अलग टॉपिक्स। ओके, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि न्यू और ओल्ड टर्मिनोलॉजी आखिर होता क्या है। कहा गया है कि जो पुराने शब्द थे, ठीक है, और जो नए शब्द थे, तो दोनों की शब्दावली जो है वो बदलती रही। ऐसा नहीं है कि पुराने टाइम में हम लोग जिन चीज़ों को जिस वर्ड को यूज़ करते थे वो बाद में भी ऐसी ही रही। तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में बहुत सारे लैंग्वेजेस ऐसे हैं जिसमें कि ओवर द ईयर्स, ठीक है, ग्रामर और वोकेबलरी में हमेशा चेंज होते रहे, मीनिंग्स वर्ड्स के जो है वो चेंज होते रहे थे। जैसे कि मिडीवल पर्सियन की अगर बात करें तो उसमें मिन्हाज सिराज ने हिंदुस्तान टर्म यूज़ किया था। तो ये हिंदुस्तान टर्म जो है यूज़ किया था उसने, इसने सिर्फ कहा था कि पंजाब, हरियाणा और जो गंगा और यमुना के जो दोआब के क्षेत्र हैं, ठीक है, उसको इसने कहा था कि ये हिंदुस्तान है। तो ये बहुत छोटा सा एरिया जो है, इसको मिनाज सिराज ने बता दिया था कि अ, ये जो है ये हिंदुस्तान है। लेकिन धीरे धीरे, ठीक है, जैसे कि समय बदलता गया तो पूरा का पूरा हिंदुस्तान, ठीक है, और भी अदर स्टेट्स भी इसमें जुड़े, सब मिलाकर हिंदुस्तान बने। लेकिन अगर हम लोग मिनाज सिराज का कॉन्सेप्ट देखें तो इन्होंने साफ साफ कहा है कि पंजाब, हरियाणा और जो गंगा और यमुना के बीच का जो ज़मीन है, सिर्फ वही हिंदुस्तान है। और ये जो दिल्ली सुल्तान के अंडर में जो ज़मीनें थी, जो क्षेत्र था, वही हिंदुस्तान है। इसमें इन्होंने साउथ इंडिया को इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। फिर है कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से हमें पता चलता है कि लैंग्वेजेस भी जो हैं वो चेंज होता रहा था। इसलिए चेंज होता रहा था क्योंकि 16th सेंचुरी में अगर हम देखें तो इस समय में बाबर ने हिंदुस्तान वर्ड यूज़ किया, तो दोनों का हिंदुस्तान बिल्कुल भी अलग अलग था। कहा गया है कि जो बाबर थे उन्होंने जोग्राफिकल एरा पे इन्होंने बताया, जैसे कि यहाँ का कल्चर, यहाँ का फौना, यहाँ का इनहेबिटेंट्स, तो पूरे जो सब कॉन्टिनेंट हैं उन्होंने इसमें इसको जोड़कर बताया था। जबकि मिनाज सिराज ने दोनों चीज़ों को नहीं देखा था। उसने सिर्फ दिल्ली सुल्तान के अंडर जो थी ज़मीनें, ठीक है, जो क्षेत्र थे, उसको केवल कह दिया कि ये हिंदुस्तान है। उसी तरह से आज का जो हिंदुस्तान है, उस हिंदुस्तान का मतलब है नेशन स्टेट, जस्ट लाइक द टर्म इंडिया। ओके, तो ऑब्वियस ही बात है कि आज का जो नेशन स्टेट है हमारा, तो ये बिल्कुल भी अलग है। वन फ्लैग, वन आइडेंटिटी, ठीक है। उसके अलावा हम सब जो है वो एक ही छत के नीचे, एक ही ज़मीन पे रहकर हम सब की आइडेंटिटी जो है वो बराबर है। लेकिन हमारा कल्चर, हम लोग डाइवर्स सिस्टम में रह रहे हैं, तो हमारा कल्चर भले ही अलग अलग हो, हमारी बोली चाली अलग अलग हो, भाषा अलग हो, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग नेशन स्टेट में रहते हैं। तो यहाँ से आपको ये समझ में आया होगा कि न्यू और ओल्ड जो टर्मिनोलॉजी है वो बिल्कुल भी अलग है। एक था मिनाज सिराज का हिंदुस्तान, एक था बाबर का हिंदुस्तान, और एक है हमारा आज का हिंदुस्तान। ठीक है, ये टर्म क्लियर हुआ होगा आपका। नेक्स्ट है कि कहा गया है कि अब अगर देखा जाए तो कुछ फॉरेनर्स जो थे वो भी, जो कि इंडियन नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत साल तक, ठीक है, भारत में बने रहे, तो उनके लिए हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं, परदेसी। ठीक है, फॉरेनर्स को ज़्यादातर अगर देखा जाए तो हिंदुस्तानी शब्दावली में परदेसी ही कहा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। तो अब ये बात हम करते हैं कि हिस्टोरियंस ने टाइम के साथ साथ, ठीक है, क्या किया कि जितने भी इंस्क्रिप्शंस थे, आर्किटेक्चर था, उसके अलावा जो टेक्स्ट रिकॉर्ड्स मिले हैं इस समय में, उनसे हमें बताने की कोशिश की है कि पास्ट क्या था हमारा। और इस समय में बहुत ऐसे कह सकते हो आपके रिकॉर्ड्स में ड्रामेटिकली चेंजेस आते रहे, क्योंकि लिखने का तरीका सबका एक जैसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस समय में पेपर तो था नहीं कि आप रोज़ रोज़ पेपर को चेंज करो और बहुत सारा कॉपी यूज़ कर लो, बहुत सारा पेजेस जो है वो इस्तेमाल कर लो। तो इस समय में पेपर जो है वो इतना ज़्यादा वाइडली अवेलेबल नहीं था, ठीक है। ये
और ना ही ऐसा था कि बहुत सस्ते दामों में मिल रहा था। तो इस समय में जितने भी चीज़ें लिखी गई वो सब था आपका कि या तो स्किन पे लिखा गया, या तो पेड़ों की छाल पर लिखा गया। और अगर देखा जाए तो जो भी टीचिंग्स थी सेंट्स की, या फिर जो जुडिशियल रिकॉर्ड्स थे, जो ऐसी जो भी चीज़ें हैं जो कि रिटन डॉक्यूमेंट था, तो इसके लिए ज़्यादातर मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है वो यूज़ किए गए थे। थोड़ा और अगर इस पीरियड की बात हम करें तो जैसे जैसे पेपर धीरे धीरे अगर कहो कि यूज़ में आने लगा, तो कुछ होली टेक्स्ट लिखे गए, कुछ रूलर्स के क्रॉनिकल्स लिखे गए, लेटर्स टीचिंग्स लिखे गए सेंट्स के। उसके अलावा जुडिशियल रिकॉर्ड्स और किस टाइप के टैक्सेस वगैरह जो है वो लगाए जाते हैं वो भी लिखा गया। तो हिस्टोरियंस के थ्रू हमें यही सोर्सेज मिलते हैं जिसके थ्रू कि हम ये जान सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें उस समय में अवेलेबल थी और किस तरह से उनको रिटन डॉक्यूमेंट की तरह प्रिजर्व करके रखा गया है। तो हिस्टोरियंस के थ्रू जो सोर्सेज हमें मिले हैं उनको ही हम कह सकते हैं कि वही हमारे पास एकमात्र एविडेंस है। और आप ये देखोगे कि जब ये चीज़ें लिखी गई थी तो इस समय में ये भी रीज़न था कि चूँकि एक ने अगर कुछ लिखा है तो दूसरा उसे लिख रहा है, तीसरा लिख रहा है, चौथा लिख रहा है, और इस तरह से एक चेन सा बन गया है। और लिखने के तरीके में सबका लिखने का तरीका अलग अलग है, बिल्कुल उसी तरह से कि जिस तरह से आप क्लास में अगर कोई आंसर लिखते हो तो ऐसा होता है कि एक का आंसर जो है वो दूसरा है, दूसरे का आंसर दूसरा। पढ़ाई एक ही चीज़ कराई गई है लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। तो बिल्कुल भी हिस्टोरियंस के साथ भी ऐसा ही था कि लिखने के तरीके सबके अलग अलग थे। और मेनली अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग अगर 1 से हुआ है और 100 नंबर का इंसान अगर उसे लिख रहा है तो 1 से लेकर 100 तक जाने में सारा स्टोरी ही चेंज हो जाता था। तो इसलिए भी कहा गया है कि इस समय में चूँकि पेपर जो था वो काफ़ी ज़्यादा महंगा भी था और बहुत कम अवेलेबल था, तो जो चीज़ें लिखी गई, जो सोर्सेज उस समय में हैं वो एक तो बहुत ज़्यादा कम है। दूसरी चीज़ है कि लिखी हुई चीज़ें जो हैं वो हमें आज भी कहा जाए तो पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो पाई हैं। तो हिस्टोरियंस और उनके सोर्सेज जो भी थे उसको ही आज भी इस्तेमाल किया जाता है उस समय को, या फिर कहो कि पास्ट को पढ़ने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द वैल्यू ऑफ पेपर। कहा गया कि 13th सेंचुरी में, ठीक है, स्कॉलर्स जो थे वो चाहते थे कि हम अपना किताब, हम अपना डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिजर्व करके रखें, लेकिन प्रॉब्लम यही थी कि पेपर तो था नहीं। तो ये क्या करते थे कि मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखते थे, फिर उसको वॉश कर देते थे, और वॉश करने के बाद फिर सुखाते थे, फिर उस पर लिखते थे। क्योंकि पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल था ही नहीं और बहुत एक्सपेंसिव था, उसको पाना बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि मुश्किल था क्योंकि महंगा था। ठीक है, लेकिन कुछ सेंचुरीज़ के बाद, जैसे आज का टाइम अगर देखा जाए तो पेपर इतना ज़्यादा अवेलेबल है कि आज खाना भी उसमें लपेट कर हम लोग लेकर आते हैं, या फिर उससे रैप करके और खाना भी रखा जाता है। तो आज इजीली अवेलेबल है और बहुत चीप भी है। ठीक है, यहाँ पे द वैल्यू ऑफ पेपर के अंडर एक छोटी सी स्टोरी मैं बताना चाहूँगी, स्टोरी ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आप सब पहचान रहे हो, ठीक है। कहा गया है कि पुराने समय में, पास्ट में कुछ ऐसी स्टोरीज मिली है, हज़ारों साल पहले की बात रही होगी, जिस समय में कि सोना चांदी ये सब काफ़ी इजीली अवेलेबल था, लेकिन एल्यूमिनियम जो है वो अचानक से ही खोज निकाला गया और एल्यूमिनियम काफ़ी महंगा था, बहुत ज़्यादा महंगा था। तो इसलिए जो राजा महाराजा थे उन्होंने सोने चांदी के प्लेट में, बर्तन में खाना छोड़ दिया, और एल्यूमिनियम बिल्कुल भी नई चीज़ थी तो वो इसमें खाना ज़्यादा पसंद करते थे। और जो मेहमान आते थे, ठीक है, यहाँ बड़े बड़े जो राजा महाराजा आए तो उनको खिलाने के लिए एल्यूमिनियम की प्लेट्स जो है वो यूज़ की जाती थी, ये एल्यूमिनियम के बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे, और ख़ुद भी राजा महाराजा इसको ही यूज़ करना पसंद करते थे। और सोने चांदी के जो बर्तन होते थे वो नौकरों को दे दिए जाते थे, ठीक है, आम जनता उसको इस्तेमाल करे, या फिर जो भी घर में काम करने वाले लोग हैं वो सोने चांदी के बर्तनों में उनको ही खाने के लिए बोला जाता था। लेकिन अचानक से किसी ने बिल्कुल भी क्या किया, एल्यूमिनियम ईजाद कर दिया, और काफ़ी चीप था, ठीक है, उसने ऐसा प्रोसेस निकाल दिया जिससे कि काफ़ी कम कीमत में इसको पाया जा सकता है। तो अचानक से इसकी कीमत जो है वो घटती चली गई। तो ये वैल्यू,
ठीक है, कि ये अचानक से कोई चीज़ अगर कम अवेलेबल है तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इजीली अवेलेबल है तो उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। तो इसी सेंचुरी में, ठीक है, जिस समय में पेपर भी काफ़ी महंगा था, उस समय में एल्यूमिनियम भी ईजाद हुआ था। चलिए हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये हमारा बिल्कुल भी कह सकते हैं कि न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। कहा गया कि ये पीरियड जो है वो देखा जाए अगर तो मिडिवल पीरियड काफ़ी चेंजेस को लेकर आया, और सोसाइटी जो है वो काफ़ी बदली, न्यू टेक्नोलॉजी आई। इस समय में व्हील्स, स्पिनिंग व्हील, वीविंग, ये सब स्टार्ट हुआ। उसके अलावा कह सकते हो कि फूड और बेवरेज भी है, ये भी न्यू टाइप ऑफ लोगों ने नए तरीके के खाने के बारे में भी जाना, जैसे कि पोटैटो, कॉर्न, चिली, टी और कॉफ़ी। ठीक है, तो चेंजेस सिर्फ ऐसी बात नहीं होती है कि चेंज आता है तो पास्ट में सिर्फ राजा महाराजा वाला ही चेंज आएगा आपका, या फिर बहुत सारी लड़ाई हुई रही हो, यही सिर्फ इतिहास नहीं है। इतिहास में सब कुछ बदला है और सबके बारे में हमें पढ़ना है, और मिडिवल पीरियड में तो खासकर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। तो कहा गया है कि इस समय में खाना भी बहुत तरह का आया, बहुत सारी चीज़ें आई। उसके अलावा न्यू आइडियाज़, न्यू थॉट्स, न्यू फिलॉसफीज़ जो है वो आई। तो इस तरह से सोसाइटी बदली, लोगों ने एक दूसरे के कल्चर को, एक दूसरे के रहन सहन, खान पान को यहाँ पे अडॉप्ट किया है। उसके अलावा कहा गया कि लोग एक जगह से दूसरे जगह, इवन कि बहुत दूर दूर की जगहों पे, ठीक है, एक देश से दूसरे देश घूमना शुरू कर दिए। तो ये पीरियड था आपका, कह सकते हो कि बिल्कुल भी ग्रेट मोबिलिटी का टाइम था। ये आपका वाला मोबाइल वाला मोबिलिटी नहीं है, ठीक है, ये है कि घूमना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। कहा गया कि लोग ट्रैवल करते थे और काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस ये ट्रैवल करते थे ताकि इनको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिल सके। इवन कि सब कॉन्टिनेंट में ये जाते थे कि किसी तरह से वहाँ से धन कमाया जा सके, पॉसिबिलिटी हो कि वहाँ पे ये जाकर सेटल हो। और लोग बाहर जाकर सेटल होना, बाहर जाकर कमाना काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि खुद को फॉर्चुनेट समझते थे। कहा गया कि इस समय में लोगों ने फॉरेस्ट को क्लीन करना शुरू किया, एग्रीकल्चर जो है उसका एक्सटेंशन हुआ। उसके अलावा कह सकते हो कि इस टाइम में ही पीजेंट्स जो है वो काफ़ी बड़े बड़े किसान भी लोग बने, और फार्मिंग स्टार्ट हुआ बहुत ही हाई लेवल पे। नेक्स्ट कहा गया है कि इस समय में कास्ट सिस्टम जो है वो भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा। कास्ट जैसी चीज़ लोगों ने जानना शुरू किया। कहा गया कि जाति, ठीक है, जाति का फ्रेमवर्क स्टार्ट हुआ इस समय में। बहुत तरह से रूल्स रेगुलेशंस आई, और उसके बाद में फिर जाति वर्ड जो है वो हमें ज़्यादातर अगर देखा जाए तो इस समय में ही ये देखने को मिलता है, मिडिवल पीरियड में ही। कहा गया कि जाति जो है वो जाति पंचायत होती थी। इसमें ज़्यादातर ये असेंबली एल्डर्स जो है, एल्डर्स के थ्रू ही कराई जाती थी। इसमें आसपास के जो भी मुद्दे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको डिस्कस किया जाता था, और इसको गांव का जो चीफटेन होता था, मुखिया होता था, वो रेगुलेट करता था। और लोग बहुत छोटे छोटे यूनिट्स, बहुत छोटे छोटे जो विलेजेस हैं वो मिल करके एक स्टेट बनाते थे, और सब अंडर रूल्स एंड रेगुलेशंस ही स्टेट को गवर्न किया जाता था। तो ये था आपका न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। लास्टली हम आएंगे यहाँ पे, बात करेंगे कि यहाँ पे जो ग्रुप्स थे वो भी डिवाइडेड किस तरह से थे। तो जातिज जो है वो बटी हुई किस तरह से थी, तो ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्यज और शूद्राज। तो इसमें ये कहा गया है कि जो ब्राह्मण जाति थी ये इसको माना गया है कि ये काफ़ी शिक्षित जाति थी, ये समाज को शिक्षा देने का काम करेगी। तो जो राजपूत हैं, ठीक है, जो राजा के पुत्र, ठीक है, वो क्या करेंगे, तो वो वॉरियर ग्रुप होगा। वो इनको क्षत्रिय भी कहा गया है कास्ट स्टेटस में इन्हें। तो कहा गया है कि ये क्या करेंगे, ये रूलर्स होंगे, चीफटेंस होंगे, और ये बड़े बड़े, ठीक है, बड़े बड़े राज्यों को कॉन्कर करेंगे, और उसके अलावा अपने अंडर, अपने संरक्षण में पूरी तरह से समाज को एक सिक्योरिटी देंगे, सुरक्षा प्रदान करेंगे। और राजपूत को यहाँ पे ये भी कहा गया है कि इनमें ये काफ़ी बहादुर होते थे, इनकी क्वालिटीज़ ये होती थी कि ये ग्रेट सेंस होता था इनमें लॉयल्टी का, ठीक है। तो ये क्या करते थे कि ये बाहरी आक्रमण से अपने देशों को, अपने राज्यों को बचाने का काम करते थे। तो ये ग्रुप जो है वो आप कह सकते हो कि वॉरियर ग्रुप था। थर्ड ग्रुप जो था वो ट्रेडर्स का ग्रुप था, वैसेस जिसको कहा गया है। ये
ज़्यादातर व्यापारी वर्ग था जो कि ट्रैवलिंग भी करता था, कह सकते हो कि कल्चर को एक दूसरे से शेयर करना, ये काम भी इनका था बिजनेस के थ्रू, ट्रेडिंग के थ्रू। और लास्ट था सुद्राज, जो कि जिनको कि नीची जातियों में ही समझा जाता था। उसके अलावा ज़्यादातर जो कह सकते हो कि बड़ी जातियाँ, ऊंची जातियाँ थी, ये इनको अपने बराबर का नहीं समझती थी। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे कास्ट सिस्टम जो है वो बटी हुई थी। इसके अलावा कुछ और भी कास्ट की बात की गई है, जैसे मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ। तो इनको भी ये माना गया है कि पॉलिटिकली इस पीरियड में इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। ठीक है, इम्पॉर्टेंट रोल इनका था। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ कल्चर को ऑप्ट करने की बात, या फिर कुछ ट्रेडिशंस को ऑप्ट करने की बात, तो मिडिवल पीरियड जो है वो माना गया है कि बहुत सारे जो डायनेस्टीज़ थी वो इंडिया में आई। यहाँ पे मुगल्स ने शासन किया, तो जो घूंघट का प्रचलन है, ठीक है, वो भी ये माना गया है कि जो मुगल्स थे उनमें महिलाएं जो थी वो पर्दा करती थी। तो कुछ भारतीय या हिंदू प्रजातियां जो है, जातियां हैं, इन्होंने इस चीज़ को ऑप्ट किया था कि घूंघट निकालना जो है, ये घूंघट करना, ये मुगल से ही शायद हमारे भी समाज में ये फैला। दूसरी चीज़ है कि हम सब की जो भाषा है, हिंदी और उर्दू को मिलाकर जो बोलने वाली आदत है। ठीक है, आप बहुत सारे स्टेट यहाँ पे देख लोगे भारत में जहाँ पे कि लोग जो है वो उर्दू शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं, तो हिंदी उर्दू को मिला करके ही बोलते हैं। तो ये चीज़ें भी उसी आप कह सकते हो कि ट्रेडिशन का पार्ट है कि आप एक दूसरे से शेयर कर रहे हो चीज़ों को, एक दूसरे की चीज़ों को ऑप्ट कर रहे हो। खान पान में भी इस तरह की आपको विभिन्नता के बावजूद भी समानता दिख जाएगी। तो ये कुछ टॉपिक्स थे आज इस चैप्टर से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसके थर्ड पार्ट में देखेंगे रीजन, लैंग्वेजेस और कुछ और चेंजेस के बारे में। मुझे उम्मीद है आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी तरह बने रहिए मेरे साथ, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। जो भी क्वेरीज है वो आप मुझसे पूछिए। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।